प्रकाश, मैं आज जब रिसर्च कर रही थी तो 3 विज्ञापन जिनका मैंने जिक्र भी किया, 3 विज्ञापन मेरी नजरों के सामने से गुजरे। तो आपका 2014 का जो कैंपेन था उससे 2024 का कैंपेन बिल्कुल मुख्तलिफ, बिल्कुल अलग। तो बीजेपी मुद्दों से भटक गई क्या, जो उसके अपने मुद्दे थे? गरिमा जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा प्रणाम। गरिमा जी, अभी आपने प्रारंभिक उद्बोधन में एक शब्द का उपयोग किया। आपने कहा बीजेपी की टर्फ, बीजेपी के टर्फ, और आपने उसको परिभाषित किया। आपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसमें राम मंदिर बताया, आपने सीए की बात बताई। लेकिन आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी जी के किसी भी इंटरव्यू को आप देखिए तो हमारा टर्फ सीमित नहीं है, हमारा टर्फ रिस्ट्रिक्टिव नहीं है। हमारे टर्फ में एआई की भी बात है। प्रधानमंत्री इंटरव्यूज में एआई की बात करते हैं, वो गेमिंग जगत के लोगों से बात करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो टॉय सेक्टर की बात करते हैं, और अभी आपने खुद ही उनका बाइट को चलाया कि फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में हम कैसे आए अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, उसकी भी बात करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक अन्याय जैसा होता है जब बहुत ज्यादा जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, जो तथाकथित स्वघोषित बुद्धिजीवी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को एक लेंस में, एक पृष्ठभूमि में मानने की गलती करते हैं। और यही कारण है कि 2014 छोड़िए, 2019 छोड़िए, 2024 छोड़िए, अगर 2054 में भी हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे होंगे तो राहुल गांधी जी का कैसेट वहीं फंसा होगा और राहुल गांधी जी की यही दुर्गति होगी। यही कारण है, आपकी डिलीवरी कुछ नहीं है, आपके वादे बड़े बड़े हैं। अभी आप वादों की बात कर रही थी, मैं इस वक्त जहां से लाइव हूं गरिमा जी, ये झारखंड है। झारखंड में विधानसभा चुनाव इस वर्ष होने वाले हैं। पिछले चुनाव जब 2019 में हुए थे, वहां पे इनके गठबंधन के मैनिफेस्टो में आया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। हाँ। बेरोजगारी भत्ता का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो आप बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। जो एक बुनियादी परिवर्तन गरिमा जी आई है राजनीति में पिछले 10 वर्षों में, कि राजनीति के व्याकरण में एक आमूलचूल परिवर्तन आया है। हम पहली बार संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं, और हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि 2014 के घोषणा पत्र में 90 से 95% प्रोमिसेस को पूरे करने की बात हो, 2019 के संकल्प पत्र में लगभग 96% प्रोमिसेस को पूरे करने की बात हो। हम लोगों ने पूरा किया है, और देश की जनता जनार्दन ने देखा है कि हमने जो कहा वो हमने किया। लेकिन गुरु, थर्ड इकोनॉमी हम पलक पावड़े बिछाकर उसका मैं खुद उसके जब बारे में बात करती हूं तो मैं खुद उसे बैज ऑफ ऑनर की तरह देखती हूं। लेकिन गुरु, मुझे ये बताइए, हम 2024 में उस गरीबी की बात करना भूल गए ना जो 2014 में करते थे? महंगाई की बात करना भूल गए, बेरोजगारी की बात करना भूल गए, काले धन की बात करना भूल गए, रुपए, गिरते हुए रुपए की बात करना भूले ना हम? ये मुद्दे छोड़ दिए ना हमने, क्योंकि यहां पर हमारा फेलियर है। गरिमा जी, आप अपने बिहाफ पे बोल रही हैं, देश की जनता अपने बिहाफ पे बोलती है, और देश की जनता बैलेट के माध्यम से बोलती है। आपने 3 प्रमुख मुद्दे भी बताए। गरीबी के दृष्टि से नीति आयोग का सर्वे है, और ये वही नीति आयोग है जो समय समय पे सरकार की आलोचना भी करता है, और ऐसे ऐसे रिपोर्ट आते हैं जिससे सरकार की खामियां नजर आती हैं। इस नीति आयोग के रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से देश के 25 करोड़ लोग बाहर निकले। पॉइंट नंबर 1। लेकिन वो क्राइटेरिया, गुरु, रोकूंगी आपको, थोड़ा सा रोक देती हूँ, बस थोड़ा सा रोक देती हूँ। वो क्राइटेरिया क्या है नीति आयोग का? एक सेकंड, जो 25 करोड़ का दावा है बीजेपी का, 25 करोड़ गरीबों को बाहर निकाल दिया, वो क्राइटेरिया ये है तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कि शहरों में 33 रुपए रोज खर्च करने वाला आदमी गरीबी रेखा से बाहर है। यानी कि 1000 रुपए महीने में खर्च करने वाला आदमी गरीबी रेखा से बाहर है। उसे हम मान लें कि वो गरीबी रेखा से बाहर है। गरिमा जी, अब थोड़ा मैं बोलने का अवसर दीजिएगा, बीच में रोकिएगा मत। गरिमा जी, आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं आग्रह करता हूं। बहुत संवेदनशील मुद्दा आपने, बहुत संवेदनशील, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा गरिमा जी आपने उठाया है, और ये बात मैं हृदय की गहराई से बोलता हूं, पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आज भारत के राजनीतिक पटल में जितने भी नेता हैं, जिस भी दल के राष्ट्रीय नेता हैं, अगर उन सब नेता में से गरीबी को किसी ने सबसे करीब से देखा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और गरीबी को किसने देखा है, किसने नहीं देखा, मैं उसको नहीं बोलूंगा, लेकिन देश की जनता भली बात ही जानती है। गरिमा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है कि गरीबी की परिभाषा क्या, तेंदुलकर कमेटी क्या कहती है,
गरीबी की परिभाषा क्या? पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। किसने कहा था? गरिमा जी, हमारे नेता ने कहा था। गरीबी की परिभाषा कौन तय करता है? गरीबी की परिभाषा एक्सपर्ट्स तय करते हैं। कभी गरीबी की परिभाषा हुआ करती थी कि 2700 कैलोरी जो व्यक्ति खाता है, 800 कैलोरी जो व्यक्ति खाता है शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, उस आधार पर गरीबी की परिभाषा तय होती थी। गरीबी की परिभाषा पे हम आप एक सेपरेट डिबेट कर सकते हैं, लेकिन गरीबी की यूनिवर्सली एक्सेप्टेड परिभाषा के अनुसार 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, ऐसा नीति आयोग का कहना है। आपको स्वीकार करना है करो, आपको अस्वीकार करना है करो। लेकिन काले धन पर हम चुप हैं, मैं आ रहा हूं, हम रुपए गिरते हुए रुपए पर चुप हैं, हम महंगाई पर चुप हैं, हम बेरोजगारी पर चुप हैं। गरिमा जी, हाँ, अब देखिए गरीबी का मैंने आपको उत्तर दिया, बेरोजगारी की बात करते हैं। गरिमा जी, ईपीएफओ का आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है, मैं बिना आंकड़े के, बिना तथ्यों के बात नहीं करता हूं। More than 6.1 करोड़ jobs has been created in the formal sector। संगठित क्षेत्रों में ईपीएफओ में 6.5 करोड़ के आसपास की जॉब्स की बात की गई है। एनसीएस का डेटा है, नेशनल करियर स्कीम में पिछले वर्ष का डेटा है कि 1 करोड़ से अधिक जॉब क्रिएट की गई है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में हमेशा बढ़ोतरी हो रही है पिछले 6 वर्षों में। मुद्रा से स्वरोजगार की बात है, एंटरप्रेन्योरशिप में यूनिकॉर्न की बात है। तो गरिमा जी, बेरोजगारी पे आपकी हमारी बहस हो सकती है, अलग अलग आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन जो सरकारी आंकड़े और जो आंकड़े पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं वो बताते हैं कि सरकार का बेरोजगारी के मोर्चे पे एक अभूतपूर्व और एक ऐतिहासिक काम है। मैं तो आईएलओ की रिपोर्ट तो एक सेकंड डॉक्टर गुरु, आपने मुद्रा लोन गिनवा दिया, आपने ईपीएफओ पर भी बहस कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। 20 कंपनियां रजिस्टर हो, 20 एम्प्लॉय रजिस्टर होते ही कोई भी कंपनी रजिस्टर हो जाती है। ईपीएफओ में 19 एम्प्लॉय होने तक रजिस्टर नहीं होती। लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगी, मुझे आईएलओ की रिपोर्ट पर गुरु प्रकाश जवाब दे दे। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार बैठे हुए हैं, जो प्रधानमंत्री के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उनकी मौजूदगी में वो रिपोर्ट लॉन्च होती है और उसमें कहा जाता है कि टोटल बेरोजगारों का 83% युवा है। गरिमा जी, देखिए, ये मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है गुरु आपके लिए? एब्सोल्युटली गरिमा जी, देखिए मैं आज भी कह रहा हूं और रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते इस डिबेट में आपके दर्शकों के सामने पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि गरीबी हो, बेरोजगारी है, ये मुद्दे हैं। और अगर कोई कहता है कि ये मुद्दे नहीं है तो उससे ज्यादा गलत कोई नहीं कहता है। मैं रूलिंग पार्टी के घोषणा पत्र चुप क्यों है? मैं कहता हूं, व्हाई यू हैव बीन साइलेंस इन योर मैनिफेस्टो संकल्प पत्र? गरिमा जी, घोषणा पत्र मेरे सामने है, उसका पेज नंबर 25, पेज नंबर 26, पेज नंबर 28, पेज नंबर 55 आप देख लीजिए। अलग से उसमें विश्वकर्मा की बात, एमएसएमई की बात, गरीबी की बात, बेरोजगारी की बात। गरिमा जी, देखिए दर्शकों के विवेक पे कुछ चीजों को छोड़ना चाहिए। मैं ट्वीट भी कर दूंगा आज, और पब्लिक डोमेन में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र उपलब्ध है, वो देख सकते हैं कि हर मुद्दों की बात की गई है। मैं देखकर बैठी हूं, लेकिन मुझे कहीं नहीं दिखा कि आप कितने लोगों को नौकरी देंगे। गरिमा जी, अभी तो मैंने आपको ईपीएफओ का आंकड़ा बताया है, अभी तो मैंने बताया कि मुद्रा के कितने बेनिफिशियरी हैं, अभी तो हमने बताया कि 12 करोड़ से अधिक शौचालय मिले हैं। गरिमा जी, आपको क्या लगता है 140 करोड़ लोग जब पोलिंग बूथ पे जाते हैं, वोट करने जाते हैं, तो अपने विवेक को घर छोड़ के आते हैं क्या? वो अपने बुद्धि और विवेक को घर छोड़ देते हैं कि ऐसी जाकर के वोट कर देते हैं कि किसी ने कुछ मुद्दा बोल दिया और मुझ पे वोट कर देंगे? आज भी गरिमा जी, हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। भारत के 1.4 बिलियन लोगों के विजडम पे, विवेक पे हमारी पूरी श्रद्धा है, हमारी पूरी आस्था है कि जब वो महिला राजस्थान में बैठी हुई वोट करने जाती है तो उसके मन में ये फैक्टर होता है कि मुझे पानी लेने जाना नहीं पड़े, मुझे हर घर नल योजना से हमारे घर पे पानी आए, आयुष्मान भारत के माध्यम से मुझे कवरेज मिले, आज मुझे शौचालय के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। गरिमा जी, हमारे देश की जनता के विवेक पे कुछ मुद्दों को छोड़िए, आप डिबेट कर सकती हैं। विवेक पर तो सब छोड़ दिया डॉक्टर गुरु, सब छोड़ा है विवेक पर। सबसे बड़ा जो सवाल देख रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल जो भी लोग देख रहे हैं वो विवेकशील लोग हैं, इसीलिए सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं। वो यहाँ चकल्लस देखने नहीं आते, वो यहाँ चीखम चिल्ली देखने नहीं आते, और इसीलिए पूछ रही हूं आपसे कि रुपए की गिरती हुई ताकत मुद्दा आपने बनाया, काले धन को वापस लाने का स्विस बैंक से मुद्दा आपने बनाया, गरीबी का मुद्दा आपने बनाया, बेरोजगारी का मुद्दा आपने बनाया, किसानी का मुद्दा आपने बनाया। आप एमएसपी पर खामोश होंगे तो सवाल पूछूंगी ना? नहीं, गरिमा जी, देखिए बिल्कुल जिस प्रकार आपने मुझे अवसर दिया है गरीबी पे और बेरोजगारी पे अपने पक्ष को रखने का, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। थोड़ा सा मैं उतना समय नहीं लूंगा, लेकिन कम से मैं बताता हूं आपको अपने काला धन, हाँ बिल्कुल, बहुत छोटा सा जवाब है। काला धन और किसानी की बात आपने उठाई है। गरिमा जी, आपने और हमने कई शो पे डिबेट किया है। कृषि बजट का आकार क्या होता था 2014 से पहले? 1.25 लाख करोड़, 23,000 करोड़। आज कितना है? 1.25 लाख करोड़, 5 गुना ज्यादा हुआ है।
दलहन पे, गेहूं पे, धान पे आज एमएसपी 4 टाइम्स 5 टाइम्स हुआ है और जीडीपी घटती जा रही है किसान की। किसान का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में घट के 15% रह गया। नहीं 15%। अभी आपने मुझसे प्रश्न पूछा था, मैंने अपना पक्ष रखा है। और अगर मैं पक्ष में आंकड़ों में कहीं झूठ बोल रहा हूं तो आप उसमें बताइए। नहीं, मैं अगर झूठ बोल रही हूं आप मुझे बताइए डॉक्टर गुरु। 1947 में 60% कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में किसानी का, घटकर 15% रहा कि नहीं रहा? देखिए गरिमा, ये यहाँ पे किसानी का विषय तू मैं का विषय नहीं होता है। ये पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी है। एमएसपी में अगर दोगुनी नहीं हुई हो, एमएसपी चौगुनी नहीं हुई हो। काले धन की बात बता देता हूं गरिमा जी, 10 सेकंड दीजिएगा। काले धन की बात बता देता हूं। आज जिन एजेंसियों पे आक्रामक होते हैं मेरे विपक्ष के साथी, उन एजेंसियों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अकेले 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति अटैच की है। 15,000 करोड़ जो काला धन पब्लिक सेक्टर बैंक को वापस किया है जो बाहर चला गया था। गरिमा जी, ये आंकड़े कभी कभी यू हैव डन योर जॉब वेल डॉक्टर गुरु। स्विस बैंक से काला धन लाने की बात थी, पहली एसआईटी पहली कैबिनेट में आपने बनाया, उस पर आप चुप हैं। अब डॉक्टर गुरु मैं लौटूंगी